गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आज एसएससी जीडी के जो एग्जाम्स चल रहे हैं उसके ट्रेंड्स के बेसिस पे जो एनालिसिस है उसके बेसिस पे एसएससी जीडी के टॉप 20 क्वेश्चंस की सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब पे। और उम्मीद करते हैं कि जो एग्जाम जा रहे हैं आपके बहुत अच्छे जा रहे होंगे आपके साथियों के, और आपके जो आगे एग्जाम है आप मेहनत कर रहे होंगे, और मेहनत जो करते हैं वो सफल जरूर होते हैं। ठीक है, तो जो लोग भी हैं, जरूरी नहीं है कि दूसरी बार तीसरी बार में ही सफलता मिले, कभी कभी पहली बार में भी सफलता मिल जाती है। तो ऐसे सभी लोग जो है जो पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं वो घबराए नहीं, डरे नहीं, अच्छे से तैयारी करें, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़े। पहला क्वेश्चन आसान सा है कि दो संख्याओं का योग 40 और अंतर 20 संख्याएं क्या? ऑप्शन से ही कर लीजिए। 15, 25 और 15 अंतर 10 नहीं होगा। 20 अंतर है, योग 40 नहीं होगा 35 15 का। 30 20 50 हो जाएगा। 30 40, 30 10 40 होगा और अंतर में 20 आएगा। यानी इस क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन सही है? लास्ट ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी है। ये आप ऑप्शन के थ्रू चेक करके कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। देखते हैं अगला सवाल कह रहा है कि 3600 रुपए की धनराशि सीमा, मनीषा एवं गीता में इस प्रकार बांटी गई कि सीमा मनीषा के हिस्से का अनुपात 1.5 संबंधे 2 तथा मनीषा और गीता के हिस्से का अनुपात 2 संबंधे 2.5 है। गीता का हिस्सा ज्ञात कीजिए। आसान सा सवाल है, देख लेते हैं। ठीक है, इसको आप एकदम सिंपल तरीके से आप कर लीजिए। देख लीजिए कौन कौन है। सीमा है एस, मनीषा है एम और गीता है जी। सीमा और मनीषा का रेशियो दे रहा है 1.5 और 2, यानी आप इसको क्या कर सकते हैं 15 और 20 लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या कह रहा है गीता और मनीषा और गीता 2 और 2.5 यानी 20 और 25। ठीक, 20 चूंकि मनीषा का दोनों में है तो एकदम रेशियो जो आ जाएगा वो 15 20 और 25 का आ जाएगा, क्योंकि ये 20 बीच में मनीषा का दोनों ही परिस्थितियों में 20 है। तो आप कर लेंगे 3:4:5 ये रेशियो हो गया। और क्या कह रहा था कि गीता का हिस्सा ज्ञात कीजिए, और पूरा पैसा 3600 है तो 4 3 7 5 12 भाग बराबर कितना था 3600, एक भाग बराबर 3 12 3 36 300। तो गीता का पूछ रहा है तो गीता कितना है 5 भाग 5 बराबर 1500। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है ना, हड़बड़ी नहीं है, एकदम आराम से क्वेश्चन करना है। ठीक है, कर लेंगे। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहा है ये क्वेश्चन देखिए कि 23 27 29 36 47 तथा x का औसत 35 है, x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को आप कैलकुलेटिव मत बनाइएगा, इस क्वेश्चन को कैलकुलेटिव मत बनाइएगा, यानी सबको जोड़ें फिर 6 से भाग दें बराबर 35 करें फिर x का वैल्यू निकालें, ऐसा एक अदाब नहीं करते हैं हम। सीधा सीधा देखिए बिना पेन पेपर कैसे एज्यूम करके क्वेश्चन कर सकते हैं। ये देख रहे हैं आप, सारा नंबर देख रहे हैं, x का मान पूछ रहा है और इसकी औसत कितना है 35। तो चलो मान लिया 1 मिनट के लिए कि x 35 है। ठीक, मान लिया। अब देखो कि 35 से 36 कितना ज्यादा है। एवरेज का मतलब क्या होता है? पर हेड वैल्यू, यानी सब में का बराबर मान होना चाहिए। ये 35 से 1 ज्यादा है। 47 कितना ज्यादा है? 12 ज्यादा है। 29 कितना कम है? 6 कम है। 27 कितना कम है? 7 और 5 8 कम है। और ये 23 कितना कम है? 12 कम है। 12 कम है, ये 47 12 ज्यादा था। ये 12 कम 12 ज्यादा, खत्म। 8 6 14 और प्लस 14 माइनस में 1 प्लस में, यानी -13 आ रहा है। यानी 35 औसत होने के लिए 13 की कमी पड़ रही है। बस इसी 13 को उठा के इस 35 में जोड़ देना है 48। यही आपके x का वैल्यू है, x = 48। बात नहीं समझ में आई? समझो भाई, एवरेज क्या कहता है? एवरेज का मतलब क्या होता है? पर हेड वैल्यू, यानी सबका वैल्यू बराबर हो। यहाँ तो अनइवन वैल्यू है, 23 है 27 है 29 है 36 है 47 है और x है। सबको बराबर 35 होना है, जो ज्यादा है उसको कम वाले से जोड़ के बराबर कर लेंगे। जैसे 40 है 12 ज्यादा है तो 23 यहां से 12 उठाएंगे तो 35 हो जाएगा, और 23 वाले को 12 दे देंगे तो वो भी 35 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ऐसे ही करना है। यक्स को मान लिया कि अगर 35 होगा, ये औसत के बराबर है, अगर तो इससे ज्यादा क्या हो रहा है
कैंसिल आउट हो रहा है, ये 12 ज्यादा है, 36 1 ज्यादा है, 29 6 कम है 35 से, और 27 -8 है, और 23 -12 है। जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो हमको -13 मिल रहा है, यानी हमको औसत से 13 कम मिल रहा है। ये 13 की पूर्ति कौन करेगा? जो x होगा, और x 13 से कितना, x कितना ज्यादा होगा 35 से, जितने की हमको कमी है औसत के लिए। ये हो गया, सॉरी 48, 35 और 13 48। एक तो ये तरीका है जो शॉर्टकट है एकदम बिना पेन पेपर का, आप इजी कर लेंगे। दूसरा तरीका वही है, जोड़ेंगे 23 + 27 जो आप स्कूल में अब तक करते आए हैं, +29 +36 +47 प्लस यक्स, बढ़ गई कहानी ना, देख रहे हो क्या हो रहा है, ये करने के लिए बैठे हो यार, बराबर 35। अब आप क्या करोगे, अब कर लेना भाई, इसको सब कुछ जोड़ लेना, और इधर 6 का 35 में गुणा कर लेना, घटाओगे तो x = 48 मिलेगा, कैलकुलेशन कर लेना, आ जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। समझाना मुझको आपको ये मेथड है, अगर इसमें कोई दिक्कत है तो फिर बताओ, फिर से बता देता हूँ एक बार। एवरेज अगर 35 है तो जो संख्याएं 35 से जितनी ज्यादा है उसके ऊपर लिख लो, और जो 35 से जितनी कम है उसके ऊपर उतना लिख लो, और फिर उसका कैलकुलेट कर लो, देखो कितना आ रहा है, प्लस माइनस तो -13 में आ रहा है, 13 माइनस आ रहा है तो औसत में वही जोड़ दो, वही x जो है मेंटेन करेगा, तो x कितना हो जाएगा 35, और 13 माइनस आ रहा है तो जोड़ देंगे 13 35 48 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़ो। देखिए कह रहा है कि 349 के चतुर्थानुपाती और 2 और 98 के मध्यानुपाती का अनुपात क्या होगा। चतुर्थानुपाती आपको पता है क्या होता है, क्या होता है, BC/A, BC/A, और यहाँ पे मध्यानुपाती क्या होता है, √A × B। तो BC कितना है, 4 × 9/3, 3 3 9, ये 12 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है, √AB 2 × 98 ना, तो 2 × 98, तो 7 7 49, दूना 98, तो 7 दूनी 14, यानी 6 संबंधी 7 आएगा। कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं ना भाई। 98 को क्या लिख सकते हैं, 49 × 2, और 49 किसका स्क्वायर है, 7 का, तो 7 बाहर आ जाएगा, और 1 2 98 का 2 के साथ पेयर बना लेगा, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, तो 6 संबंधी 7। आसान सवाल है, कर लेंगे, राइट ना। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि किस धनराशि का साधारण ब्याज, किस धनराशि का साधारण ब्याज कितने समय में उस राशि पर 10% वार्षिक दर से 3/5 गुना हो जाएगा। ब्याज कितना हो जाएगा, 3/5 गुना, यानी हम ये मान लें कि अगर राशि 100 है तो ब्याज कितनी होनी है, 3/5 यानी 60। ये आपका प्रिंसिपल है, और ये आपका सिंपल इंटरेस्ट है। किस रेट से, 10% के रेट से। तो बताओ 10% के रेट का मतलब क्या होता है कि 100 रुपए पे 1 साल में कितना रुपया मिलेगा, 10 रुपया, तो 60 रुपया पाने में कितना समय लगेगा, 6 साल लगेगा। सिंपल सवाल, बिना पेन पेपर का कर लेंगे, सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है, सिंपल इंटरेस्ट इज सच अ सिंपल चैप्टर, राइट, जिसको आप बिना पेन पेपर कर पाते हो ना, देख लो। क्या रहा है, फिर से समझा देता हूँ जिसको दिक्कत है, कि किसी धनराशि का साधारण ब्याज कितने समय में उस राशि पर 10% वार्षिक दर से उसका 3/5 हो जाएगा। मान लिया मूलधन 100 है, तो 100 का 3/5 तो 60 होगा ना, इतनी बात तो समझते हो, 60 होगा, तो 100 रुपए पे 60 रुपया चाहिए हमको, और 10% का मतलब है कि 100 रुपए पे हर साल 10 रुपया मिलता है, हर साल 10 रुपया मिलता है, तो 60 रुपया मिलने में कितना लगेगा, 6 साल लग जाएगा। क्लियर हो रही बात, कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ तक। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि गेहूं की कीमत 4% कम हो जाती है, पहले जो राशि 48 किलो गेहूं खरीदने के लिए पर्याप्त थी, अब उस पर कितनी गेहूं खरीदी जा सकती है। देख लीजिए कंप्लीट, इसको मैं आपको कैसे बता रहा हूं, कैसे बिना पेन पेपर आप ये क्वेश्चन कर पाते हो। क्या कह रहा है, पहले 4% कम हो जाती है, यानी पहले अगर राशि मान लू अगर कि पहले मूल्य 100 रुपया रहा होगा, तो 4% कम होकर कितना हो गया होगा, 96, यानी कितना हो गया, जरा सा ध्यान दो, 24/25, 24/25 का मामला हो गया दोस्तों। और ठीक है, ये क्या है, ये रेट है, और रेट क्वांटिटी का क्या होगा, इनवर्स होगा। रेट, ये तो रेट का मामला है, ये आपने क्या किया, ये रेट है। क्वांटिटी मात्रा, क्वांटिटी मात्रा इसका उल्टा हो जाएगी, 25/4, 25/24। और कह रहा है कि पहले 48 किग्रा गेहूं खरीद पाते थे, यानी 24 में कितना खरीद पाते थे, 48, तो 25 में कितना खरीद पाएंगे, 50। सवाल खत्म, ठीक है ना। ऐसे शॉर्टकट से, ऐसे बड़े बड़े से सवाल
जिसको आपको फॉर्मूला लगाना पड़ता है, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, वो आप आराम से कर लेंगे। 26 जनवरी से सरस्वती पूजा बसंत पंचमी है, उस दिन हम लोग चैप्टर वाइज कंटेंट लेके आ रहे हैं। आप लोग जरूर देखिए, एक एक चैप्टर देखिए, सारा कॉन्सेप्ट बहुत आराम से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसमें, और वहां से आपको फायदा होगा। ये तो हमने जीडी का पेपर इसलिए सिर्फ शुरू कर दिया ताकि बच्चों का पेपर है, उनको पेपर में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ये यहां से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे ना। फिर से बता देता हूं भैया, देखो होता क्या है, प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है, प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है, प्राइस डिटरमाइन होता है रेट से और क्वांटिटी से। तो रेट, प्राइस जितना पैसा खर्च कर रहे थे उसमें कोई कमी करने को तैयार नहीं हो, और रेट कम हो रहा है तो क्वांटिटी तो बढ़ेगा ना, और रेट जितना कम होगा क्वांटिटी उतना बढ़ेगा। इसका मतलब है कि रेट का क्वांटिटी के साथ इनवर्स होगा। तो रेट पहले 100 था, अब 96 हो गया, यानी 25/4 हो गया, 24/4 25 हो गया। अब ये रेट का मामला था तो क्वांटिटी 25/24 हो जाएगी। पहले क्वांटिटी 24 कितने के बराबर है, 48 के, तो अभी कितने के बराबर हो जाएगी, 50 के। बस सिंपल यही बात मैं समझा रहा हूं आपको, कोई दिक्कत नहीं है इतने में। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, 25 व्यक्ति किसी काम को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने काम करना शुरू किया, x दिनों बाद 10 आदमियों ने काम छोड़ दिया, 6 दिन तक साथ में काम किया है। ठीक है, यदि सारा काम 80 दिनों में पूरा हुआ तो x का मान दिया। सिंपल सवाल है, थोड़ा सा देख लेते हैं कैसे कर पाएंगे आप। ठीक है, कह रहा है कि 25 आदमी किसी काम को 60 दिन में कर पाते हैं। 25 आदमी किसी काम को 60 दिन में कर पाते हैं। ठीक है, 25 आदमी 60 दिन, कह रहा है x दिनों तक साथ काम किया, 25 लोगों ने x दिन तक साथ में काम किया। ठीक, उसके बाद 10 व्यक्ति चले गए, बच्चे कितने, 15 लोग, और काम 80 दिन में पूरा हुआ है। यानी कहने का सेंस सीधा सीधा सा है कि बचा दिन कितना हो गया, 80 माइनस। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए, 25 छक्का 150, ये 1500 हो गया, 25 x हो गया, और 15 अट्ठा 120 हो गया, और ये 1200 हो गया, माइनस 15 है, ये उधर चला जाएगा तो 300 बराबर 10x, या x बराबर 30। आपका आंसर कितना हो गया, x बराबर 30। तो x का मान ही तो पूछ रहा था आपसे, ऑप्शन आपका सी सही हो गया। कोई दिक्कत है, x बराबर 30 हो गया, x बराबर 30, ये ऑप्शन सी सही है, करेक्ट है। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 60 इकाई है, तो क्षेत्रफल क्या होगा। आसान सा सवाल है, समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप, समबाहु मतलब जिसकी सभी भुजाएं बराबर है, तो उसका कह रहा है कि आपको परिमाप दिया है, यानी 3a दिया हुआ है 60, यानी a बराबर कितना दिया है 20। क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 a स्क्वायर। याद आ रहा है ना फॉर्मूला, याद रखना बेटा, मेंसुरेशन का सारा फॉर्मूला 2D 3D सब याद करके, और हर फॉर्मूले पे 2-2 क्वेश्चन लगा के जाना। √3/4 इंटू 20 तो 4 बजे 20 बजे 100, 100√3, ये ऑप्शन सही है। ठीक है, कर लोगे ना। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि 2 वर्ष पूर्व, ध्यान से समझिएगा सवाल, आसान सा सवाल है, इसको करते हैं और आपको एक नए तरीके से इस क्वेश्चन को करना मैं बताऊंगा कि 2 वर्ष पूर्व ए और बी की आय का अनुपात 3/4 था, और 4 वर्ष बाद इनकी आय का अनुपात 4/5 हो गया। बी की वर्तमान आयु क्या है। ठीक है, बहुत सिंपल सा सवाल है और बहुत सिंपल सा मेरा ट्रिक भी है। क्या है कि 2 वर्ष पूर्व, चलो मैं मान लिया 2 वर्ष पूर्व अनुपात क्या है, 3/4, और 4 वर्ष बाद 4 वर्ष बाद अनुपात 4/5 है। बी की आयु पूछ रहा है आपसे, बस अभी खत्म मामला। बी की आयु निकालनी है, तो बी की आयु ऐसे निकलेगी कि 2 वर्ष पूर्व बी की आयु का अनुपात में हिस्सा 4, ये 2 वर्ष पूर्व की ही आयु निकलेगी, जब का आप अनुपात में हिस्सा लेंगे तब का आयु आएगा। समझ रहे हो बात को, समझो फिर से कि 2 वर्ष पूर्व आयु का अनुपात 3-4 है, और 4 वर्ष बाद 4-5 है ना। तो क्या रहा है, ये अनुपात है, ध्यान देना, ये अनुपात है। तो कह रहे हैं कि अगर हमको बी का 2 वर्ष पूर्व का आयु निकाले तो वर्तमान निकालने के लिए 2 जोड़ देंगे, तो 2 वर्ष पूर्व की आयु निकाली हो
तो जिसकी जब की आयु निकालनी हो तब के अनुपात में हिस्सा, तो बी की 2 वर्ष पूर्व की आयु के अनुपात में हिस्सा 4 गुणित बाद के अनुपात का अंतर 4 और 5 का अंतर 1 गुणित जब जिसकी जब की आयु निकाली हो तब के आयु के अनुपात में हिस्सा गुणित बाद का अनुपात गुणित जितने वर्ष बाद अनुपात बदले, 2 वर्ष पूर्व और 4 वर्ष बाद, यानी कुल अनुपात का कितना वर्ष बाद बदला, 6 साल बाद, बटे दिए गए अनुपातों का 13 गुणा, तो 16 माइनस 15 अंतर ना, तो 4 गुणित 1 गुणित 6 बटा 1, यानी 4 6 24 साल हो गया, 24 साल, ये क्या हो गया, 2 वर्ष पूर्व की आयु वर्तमान निकालनी है तो इसी में 2 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 26 साल। कोई दिक्कत है, समझ पा लो सवाल को, फिर से समझ लो, ठीक है, दिक्कत हो रही ना, फिर से समझ लेते हैं। जिसकी जब की आयु निकालनी हो तब के अनुपात में हिस्सा, एक या 2 वर्ष पहले की आयु निकाल रहे हैं, उसका अनुपात में हिस्सा कितना है, 4 गुणित जितने वर्ष बाद अनुपात बदले, 2 वर्ष और 6 वर्ष, यानी 2 वर्ष पहले और 4 वर्ष बाद, यानी 6 साल हुआ, गुणित 6 गुणित बाद के अनुपात का अंतर 4 5 का अंतर 1 है, बटे दिए गए अनुपात के तिर्यक गुणा का अंतर, 3 5 6 15 4 4 के 16 अंतर है, तो 4 6 24 साल हो गया, 2 साल पूर्व की आयु 2 जोड़ दिया तो 26 साल क्या हो गई, वर्तमान आयु। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत हो तो बताइए, कर लोगे ना, ठीक। अगला सवाल, इसको मेथड से भी कर सकते हैं, आपके पास भी मेथड है करने का। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा कि एक आयत की लंबाई को 12% बढ़ाया जाता है, चौड़ाई 8% कम कर दी जाती है। एक आयत को 12% बढ़ाया गया +12 और 8% कम कर दिया गया -8 प्लस 12 गुणित -8 बटा 100, क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये पूछा जा रहा है आपसे। तो यहाँ 12 में से 8 गया 4 और फिर प्लस काटेंगे आप तो ये हो जाएगा आपका 12, 4 यही 12 4 25 हम 100, कोई दिक्कत ही नहीं थी यार, ये घटा देता ना, गुणा करो 12 बटा 96 में लगा तो -4 करेंगे, यहाँ 4 माइनस 0.96 तो 3.04 आपका आंसर हो जाएगा, माइनस है तो ये प्लस है ना, तो वृद्धि दिखाएगा, 3.04% की वृद्धि हो जाएगी। कर लोगे, कोई दिक्कत है, ये फॉर्मूला क्या है पता है आपको, x + y + xy/100, कर लेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि एक ठोस, यदि एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, जैसे चेक करो, यदि एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 108 पाई वर्ग सेमी है तो अर्धगोले का आयतन क्या होगा, ठीक है। अब इसको आप 11 से डिविजिबिलिटी वाला ट्रिक नहीं लगा पाओगे क्योंकि यहाँ पाई दिया हुआ है कुछ ऑप्शंस में, लेकिन एक ऑप्शन ये तो किसी भी सूरत में नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कुछ है ही नहीं। ध्यान दीजिएगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ठोस अर्धगोला, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 3 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू 108 पाई, यानी पाई पाई से खत्म हो गया और r हो गया आपका r स्क्वायर बराबर 3 3 9 और 3 6 18 36, यानी r बराबर कितना हो गया, r हो गया 6। अब आयतन पूछ रहा है तो अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई r क्यूब, तो कितना हो गया इक्वल टू 2/3 पाई r क्यूब, 6 गुणित 6 गुणित 6 और ये 3 दूनी 6 6 6 के 36 और 2 दूनी 4, 36 दूनी 72 दूना 144 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया आपका सिंपल सा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, एकदम मेंसुरेशन के फार्मूले को रट मारो और एक एक 2 सवाल सब पे प्रैक्टिस के लिए कर डालो, ठीक है, कल्याण हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है कि 3 धनात्मक संख्याएं 2 संबंधी 3 संबंधी 5 के अनुपात में है, इनका लसाअ 24 है तो संख्याओं का मौसा क्या होगा। सिंपल सा सवाल है, आप समझ सकते हो कैसे। कह रहा है कि अगर संख्याएं 2 3 5 के रेशियो में है, हम ये मान सकते हैं कि 2x है, 3x है और 5x है, ठीक है। और इसका मौसा की बात करोगे अगर आप तो इसका HCF x ही होगा, और अगर इसके एलसीएम की बात करोगे तो इसका सबका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 30x बराबर 2400, तो 0 0 खत्म हो गया, 80 आ जाएगा, x बराबर 80 और यही 80 HCF है। सिंपल सा सवाल, कर लोगे ना, कोई दिक्कत है। देखो
संख्या दो संबंध 3 संबंध 5 के अनुपात में है। मान लिया 2x 3x 5x हो गया, 2x 3x 5x। तो अगर HCF निकालोगे तो कितना आ जाएगा, x आ जाएगा, जो सब में कॉमन है वही तो HCF है। और LCM निकालोगे तो 30x, और 30x इज इक्वल टू 2400, तो x इज इक्वल टू 80, और यही x HCF है। कोई दिक्कत है, यहां तक कर लोगे ना। अगला सवाल ध्यान देना, कह रहा है किसी वस्तु पर 25% और 12% की छूट पर बेचने पर प्राप्त होने वाली राशियों का अंतर 95 है, अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सवाल, बहुत सिंपल सवाल। अगर 25% की छूट देते हो तो कितना पाओगे, 75%, 12% की छूट देते हो तो कितना पाओगे, 88%। दोनों का अंतर जो होगा वही 195 के बराबर होगा। भाई एक बार 25% डिस्काउंट ऑफर किया, एक बार 12% डिस्काउंट ऑफर किया, दोनों के डिस्काउंट के रेट में डिफरेंस जो आया वो 195 का आया। इट मींस 13% इज इक्वल टू 195। कोई दिक्कत हो तो बताओ। अच्छा, डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस पे ऑफर होता है, अंकित मूल्य पे ऑफर होता है, तो जो 100% आएगा वही अंकित मूल्य होगा। तो 13% बराबर इतना, तो 1% बराबर 13, 1 का 13, 7, 13, 25, 65, 15, तो 100% यही एमपी है, यही मार्केट प्राइस है 100%। और 100% बराबर कितना हो जाएगा, 1500। कोई तकलीफ हो तो बताओ भाई, कर लोगे ना, अच्छे से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ पा रहे हो। 25% और 12% का डिफरेंस 13% है ना, और उसके बाद 13% इज इक्वल टू 195, तो 1% इज इक्वल टू 15, तो 100% एमपी इज इक्वल टू 1500। कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल ध्यान देना, आसान सा सवाल है। कह रहा है कि √6 प्लस √6 प्लस √6, ये अप टू इंफिनिटी तक होना चाहिए, बना लेना साइन, कि अनंत तक जा रहा है, तो मान होगा इस पूरे रूट का क्या मान होगा। ऐसे सवाल अभी जैसे आप परिचित, कोई कठिन सवाल नहीं है, लेकिन अगर आपने कभी देखा ही नहीं है, कभी पढ़ा ही नहीं है, तो आपके दिमाग में ही नहीं क्लिक करेगा कि कैसे सॉल्व होगा। तो इसका सोल्यूशन का भी मेथड है, आप सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन हम सोल्यूशन मेथड पे नहीं जाते हैं, वो स्कूल मेथड हो जाए। हम क्या करते हैं, जब इस तरह का सवाल दिखता है तो हम इसको n+1 के फॉर्म में तोड़ते हैं, n+1 के फॉर्म में तोड़ते हैं। एक फॉर्म हो गया 2 और एक हो गया 3, हो गया n और n+1। और अगर ये प्लस के साथ चल रहा है, रूट के अंदर प्लस के साथ चल रहा है, तो बड़ी वाली संख्या इसका आंसर हो जाती है, तो ये 3 इसका आंसर हो जाएगा। यहां तक कोई तकलीफ नहीं है। अगला सवाल ध्यान देना, एक व्यापारी 25% छूट देता है और तब भी 30% का लाभ प्राप्त करता है। यदि उसका लाभ 90 रुपए है तो छूट ज्ञात कीजिए। तो छूट रुपए में ज्ञात कीजिए। ठीक है, देख लेते हैं। कह रहा है कि एक व्यापारी है, देख लो 25% की छूट। देखो इसमें क्या करना है हमको, सीपी, एसपी और एमपी, ये रेशियो बना लेता हूं। कह रहा है पहले की 25% डिस्काउंट दे रहा है, 25% डिस्काउंट मतलब 1/4, यानी 4 प्रिंट है, एक छूट दे रहा है, तो बेच कितने में रहा है, 3 में। कोई तकलीफ है नहीं है ना भाई। 25% मीन्स व्हाट, 25% डिस्काउंट मीन्स 1/4, और 1/4 में 1/4 क्या है, एमपी है, और 1 क्या है, डिस्काउंट है, तो एसपी क्या है ये बताओ। एसपी कितना हो गया, एसपी हो गया आपका 3। उसके बाद कह रहा है 30% प्रॉफिट। 30% प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट करते हो, हमेशा ऑन सीपी करते हो। तो 10 क्या हो गया, सीपी हो गया, और प्रॉफिट हो गया 3, तो एसपी 13 और ये 10। सॉल्व कर लो, कितना आ गया, 10 तिहाई 30, 13 तिहाई 39 और 3 चौके 12। कह रहा है लाभ जो है, सॉरी 39, 39, कह रहा है कि लाभ 90 रुपए है, 30 का सामान 39 में बेचा, डिफरेंस लाभ है, और ये 9 बराबर है 90 के। तो क्या पूछा है, तो छूट ज्ञात कीजिए। छूट क्या है, तो छूट क्या है, 1 मिनट, 39 और ये 52 होगा, 12 नहीं 52, 52 होगा। तो 9 हो गया 90 के, तो छूट कितना है, 40, 12, 13, छूट 13, 9 बराबर 90। तो यहां से सॉल्व कर लो, 1 बराबर 10, तो 39 और 12, 13 बराबर हो जाएगा छूट, 13 बराबर 130। कर लेंगे, फिर से बता दूं, देखो भैया 25% डिस्काउंट का मतलब 1/4, 1/4 में 4 क्या होगा, ये मार्केट प्राइस है और एक डिस्काउंट है, तो एमपी कितना होगा, 4 का सामान प्रिंट है, 4 प्रिंट है, एक डिस्काउंट कर दिया तो 3 में बेचा। फिर कह रहा है कि 20%, 30% का प्रॉफिट है, प्रॉफिट सीपी पे होता है, तो 30% के प्रॉफिट का क्या मतलब है, 30% के प्रॉफिट का मतलब है 30/100, 3/10, यानी 3 का सामान है, 10 का सामान है, 3 रुपए प्रॉफिट ले रहा है, यानी 10 का सामान 13 में बेच रहा है। अब इसको सिंपल कर लिया तो सीपी एमपी एसपी का रेशियो निकाल लिया, 30, 39, 52।
कह रहा है कि 90 रुपए का लाभ है, सीपी 30 है और एसपी कितना है 39 से 39 है, तो डिफरेंस 9 बराबर 90 रुपए, तो 1 बराबर 10 रुपए। अब क्या कह रहा है, छूट, तो छूट क्या था, 52 प्रिंट था, 39 में सेल किया, तो छूट 13 बराबर 130। कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं ना, यहाँ पर तो आसानी से कर लोगे। अगला सवाल ध्यान देना कि एक घन का संपूर्ण पृष्ठ 2904 वर्ग सेमी है, घन का आयतन क्या है, निकाल लेंगे, भुजा भुजा निकाल के निकाल लेंगे। कह रहा है कि घन का संपूर्ण पृष्ठ यानी 6a² इज इक्वल टू 2904 है, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 6 चौके 24 5 29, 6 चौके 24 5 29 50, 6 अट्ठे 48, 8 हासिल 4, सॉरी कितना हो जाएगा, 24 6 चौके 24 5 29 ना, 6 चौके 24 5 29 0, 6 अट्ठे 48 2, 6 चौके 24 484, 484 किसका स्क्वायर है 22 का। अब आयतन पूछ रहा है, तो आयतन क्या होता है, ए क्यूब होता है, ए क्यूब होता है, ए क्यूब का मतलब 22 होता है, 22 का क्यूब, और 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 8, इकाई अंक पे 8 आना चाहिए, एक इकाई अंक पे 8 है, यहां से देख लो ना कितना आ जाएगा, 484 इंटू 22, तो ये 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16 8, फिर 2 चौके 8 8 से 14 8 और 4 8 4 है नहीं, 4 8 4 8 भी कई में है, ठीक है सॉल्व भी कर लेते हैं। तो 2 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16 1 और 4 दूनी 8 9, फिर 6 और फिर 9 8 8 6 14 1 10 6 16 1 और ये 10 4 10 648, 10 648 बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। कर लेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं, सारा इंसुलेशन का सवाल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, अगला सवाल है कि एक बेईमान दुकानदार अपने माल को 30% लाभ पर बेचने का दावा करता है, लेकिन एक के ग्राहक के स्थान पर 30% कम वजन करता है, 300 ग्राम वजन का 800 ग्राम, सॉरी ध्यान से पढ़िएगा, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ये 800 है, ये 800 है, इसको आप 800 पढ़िएगा, ठीक है। कह रहा है कि इसको मैं अलग से भी बना दे रहा हूं, ये 800 ग्राम है। एक बेईमान दुकानदार अपने माल को 30% लाभ पर बेचेगा, मतलब एक प्रॉफिट तो वो बता रहा है कि वो कितना ले रहा है, एक प्रॉफिट ले रहा है +30, ठीक है। दूसरा क्या कर रहा है, एक की ग्राहक के स्थान पे 200 ग्राम का बाट प्रयोग कर रहा है, यानी 1000 ग्राम के स्थान पर कितना माल ले रहा है, 800 ग्राम माल ले रहा है, यानी प्रॉफिट कितना कमा रहा है 200 ग्राम का, 200 ग्राम का ये यहाँ से चोरी कर रहा है, तो ये क्या प्रॉफिट हो गया, ये प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट इज इक्वल टू 200 बटा 800 गुणे 100, यानी कितना प्रॉफिट हो गया 25%। तो एक प्रॉफिट को 30% यहाँ और दूसरा प्रॉफिट 25% यहाँ, तो टोटल एग्रीगेट प्रॉफिट क्या होगा, x + y + xy/100। इसका मतलब क्या है कि 30 + 25 55 + 30 गुणे 25 बटा 100, ये 4 बार कट जाएगा, 4 सत्ते 28, 2 4 पंजे 20, 7.5 25 और 30 55 55 62.5% का उसका एग्रीगेट प्रॉफिट आएगा। कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, 30% का प्रॉफिट सिंपल वो बता रहा है कि ले रहा है। दूसरा आपको निकालना पड़ेगा कि 1 केजी के स्थान पे अगर 800 ग्राम दे रहा है तो कितना प्रॉफिट ले रहा है, तो इस प्रकार वो 2 प्रॉफिट अर्न कर रहा है, एक 30% का प्रॉफिट और एक 25% का प्रॉफिट, दोनों को मर्ज कर देंगे तो 62.5% का प्रॉफिट आ जाएगा। कर लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अगला सवाल ध्यान देना, कह रहा है सिंपल सा सवाल है, देखिएगा इसको, बी और सी एक काम को 40 दिन में कर सकते हैं, बी + सी इसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं, ए बी सी उसी काम को कितने दिन में कर पा रहे हैं, 20 दिन में कर सकते हैं, तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में, अरे ये तो आसान सवाल है यार, बी और सी 40 दिन में काम कर सकते हैं, ए के शामिल हो जाने पे काम आधे समय में पूरा हो गया, बात को समझो, गुरु बी सी 40 दिन में और एबीसी 20 दिन में, यानी यहाँ 20 दिन में बीसी ने कितने दिन काम किया, 20 दिन, और यहाँ पे बीसी ने 40 दिन, इस 40 दिन में कितना काम किया, एक पूरा काम, एक काम, तो यहां अगर 20 दिन काम किया तो बीसी ने कितना काम किया, 1/2 काम, बोलो भैया, पेन पेपर नहीं लगाना दोस्त, बिना पेन पेपर सॉल्व कराऊंगा। देखो बीसी 40 दिन में कर रहे हैं एक काम को,
फिर कह रहा है कि एबीसी 20 दिन में कर दिए। अब जब बीसी ए के साथ मिलकर काम करे तो 20 दिन काम करे ना, और अगर वह 40 दिन में पूरा काम करे तो यहाँ 20 दिन में आधा काम क्यों किया? ए ने आधा काम किया, और ए ने आधा काम किया तो कितने दिन में किया? 20 दिन में किया। तो ए पूरा काम कितने दिन में करेगा? 40 दिन में। सवाल खत्म, कुछ भी करना नहीं है, नो डिस्कशन मोड, राइट ना? सिंपल, फिर से समझ लो, दिक्कत आ रही है मुझे पता है, देख लो फिर से कि अगर बी और सी कोई काम 40 दिन में करते हैं, एक काम, कोई तकलीफ है? ए को ज्वाइन कर, ए ने इन लोगों को ज्वाइन कर लिया तो यही उसी काम को 20 दिन में कर दिए। अब सोचो एक बात कि जो बीसी 40 दिन में एक काम करते थे, अब यहाँ बीसी कितने दिन काम कर रहे हैं? 20 दिन। तो 20 दिन में कितना काम कर रहे हैं? 40 दिन में एक काम कर रहे हैं, तो आधा काम करेंगे 20 दिन में, और आधा काम ए ने किया है कितने दिन में? 20 दिन में ए ने भी काम किया। तो बी अगर आधा काम 20 दिन में कर सकता है तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 40 दिन में। कर लोगे भैया? कर लोगे ना? दिमाग खोल के एग्जाम में बैठना, 1 घंटा ही डिसाइड करेगा कि कितनी मेहनत करके गए। ठीक है, अगला सवाल। ऐसे ही टाइम बचाया जाता है। 600 रुपए में किसी वस्तु को बेचने पर एक दुकानदार को 20% का लाभ होता है। 20% की हानि के लिए उसे कितने में बेचना चाहिए? बड़ा अजीब सवाल है। लाभ हो रहा है तो क्यों हानि कमाने जाएगा? 120% बराबर 20% का प्रॉफिट हुआ। देखो 20%, 120%, 120% बराबर 600, तो 100% बराबर कितना हुआ? तो 80% निकालना है, लॉस लेना है ना, तो 80% कितना हुआ? तो देखो यहां से काटोगे तो ये 1% बराबर हो जाएगा 5 के, और 8 400 रुपए को बेचना पड़ेगा। अगर वो 20% का लॉस चाहता है तो उसे 400 रुपए में बेचना पड़ेगा। क्लियर है? क्योंकि अगर 20% का प्रॉफिट लिया तो प्रॉफिट 100 प्लस और लॉस 100 माइनस, तो 120% इज इक्वल टू 600, तो 80% इज इक्वल टू 400। कर लोगे ना भाई? यहां से तो कोई दिक्कत नहीं, दुख तकलीफ कष्ट नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देते हैं, और ये बोर्ड मास का सवाल है, इसको एज हम आपको होमवर्क छोड़ देते हैं, तो आप कर लीजिएगा। ठीक है, और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस YouTube चैनल पे जुड़ने के लिए। और कल फिर हम टॉप 20 क्वेश्चंस एसएससी जीडी की टॉप 20 क्वेश्चंस की सीरीज में आपके साथ होंगे, और कुछ ऐसे ही अच्छे सवाल जो एसएससी जीडी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, उनके साथ फिर डिस्कस करेंगे। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। वेरी गुड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।